गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्न क्रमांक 9 पर ध्यान देते हैं जो लेखांकन समीकरण से संबंधित है। ये लेखांकन समीकरण का विशिष्ट प्रश्न यहाँ पे आपको अभी सॉल्व करना है, उसका अध्ययन करना है। तो प्रश्न में दिया है, अमर ने व्यवसाय प्रारंभ किया, रोकड़ लगाकर है 80,000, भवन है 10,000 का और स्टॉक है मतलब कि माल है 10,000 का। फिर है दूसरे नंबर का व्यवहार, इस पूंजी पर 10% ब्याज लगाया गया। उक्त पूंजी मतलब कि जो व्यवसाय प्रारंभ करते समय जो भी धन है, माल है और संपत्तियां है, उन सभी का योग ही पूंजी कहलाता है और यही पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज का भी प्रभाव कैसे होता है लेखांकन समीकरण पे, उसका भी अध्ययन हमें इसी क्वेश्चन में करना है। तीसरे नंबर का व्यवहार है, निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से नगद निकाला और अगले पृष्ठ पर माल निकाला करके भी उल्लेख है। तो निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से नगद निकालते हैं या तो माल निकालते हैं तो उसको आहरण कहते हैं। तो आहरण का प्रभाव क्या होगा, इसको भी आपको लेखांकन समीकरण में दिखाना है। फिर उसके बाद अगला जो व्यवहार है वो है वही निजी उपयोग के लिए माल निकाला होने के बाद चौथे नंबर का व्यवहार है, आहरण पर ब्याज लगाया। आहरण पर ब्याज का भी प्रभाव कैसे दिखाना है उसका भी अध्ययन हम इसी प्रश्न में करेंगे। और आज पांचवें नंबर का व्यवहार है, भवन पर ह्रास लगाया। भवन का मूल्य शुरुआती व्यवहार में दिया था, उसी भवन पर ह्रास लगाया है, पर प्रतिशत वगैरह नहीं दिया, निकाल के ही दिया है। 2,000 रुपये भवन पर ह्रास लगाया। तो इन व्यवहारों का किस प्रकार से प्रभाव आप लेखांकन समीकरण पर डालोगे, उसके बारे में आज अध्ययन हम करेंगे। तो आंसर की शुरुआत करते हैं। लेखांकन समीकरण करके हेडिंग लिख लो और कॉलम्स के नाम लिख लेना है। क्रमांक, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम व्यवहार, तीसरे कॉलम में संपत्तियां, चौथे कॉलम में दायित्व। अभी यहाँ पे पहला नंबर का व्यवहार है, व्यवसाय प्रारंभ किया है पर रोकड़ से, भवन से, स्टॉक मतलब कि माल से आपने व्यवसाय प्रारंभ किया है और इसी कारण से पहले नंबर के व्यवहार में आप व्यवसाय प्रारंभ करके लिखोगे और रोकड़ आ चुकी है 80,000 रुपये की, भवन आपका है, भवन नाम की संपत्ति है 10,000 रुपये की, स्टॉक करके उल्लेखित था, स्टॉक को हम रहतिया कहते हैं और साथ में ये माल है, स्टॉक मतलब ही माल है। तो जो भी व्यापार के शुरू करने के लिए जो शुरुआत में माल लाया जाता है उसी को स्टॉक या तो स्कंध करके भी संबोधित किया जाता है। तो व्यवसाय प्रारंभ आपने 3 प्रकार की संपत्तियों से किया है। रोकड़ और स्टॉक ये चल संपत्तियां है और भवन स्थायी संपत्ति है। तो इनसे आपने व्यापार शुरू किया। प्रथम व्यापार शुरू करते समय इतनी वस्तुएं आपने लाई है, तो इन्हीं का ही योग है 1,00,000 रुपया। तो यही 1,00,000 रुपया व्यापारी की पूंजी हो जाएगी, क्योंकि अपना व्यापार शुरू करने के लिए इसने अपने ही व्यापार को रोकड़, भवन एवं स्टॉक पहले उपलब्ध करवाया है और इसीलिए इन्हीं का योग मतलब कि व्यापारी की पूंजी। तो पूंजी में 1,00,000 रुपया आप लिखोगे। फिर उसके बाद ये पहला व्यवहार हो चुका है। सेकंड नंबर के व्यवहार में बताया गया था कि उक्त ही रकम पर या पूंजी पर ब्याज लगाया गया है। तो पूंजी पर ब्याज 10% की दर से लगाया गया है। 1,00,000 रुपए की पूंजी हो चुकी है पहले नंबर के व्यवहार के आधार पर। अभी इसी पूंजी पर अगर हम ब्याज लगाते हैं तो 1,00,000 का 10% हो जाता है 10,000 रुपया। पूंजी पर ब्याज करके जो व्यवहार होता है, पूंजी पर ब्याज लगाना मतलब कि व्यापारी ने स्वयं ही क्या किया था, अपने व्यापार को जो भी धन उपलब्ध करवाया था, जो भी संपत्तियां या तो माल उपलब्ध करवाया था, अर्थात व्यापारी ने स्वयं अपने ही व्यापार को ये सभी दिया था, दायित्व ये बन चुका था व्यापार का। अभी पूंजी पर ब्याज लगाना ये व्यापारी के लिए तो आय है, लाभ है, परंतु व्यापार के लिए क्या है, हानि है। अभी यहाँ पे व्यापारी को हम उसके व्यापार से अलग मानते हैं। लेखांकन अस्तित्व की अवधारणा करके आपने पढ़ा हुआ है। तो लेखांकन अस्तित्व की अवधारणा में व्यापारी अपने व्यापार से अलग माना जाता है और इसी कारण से ही व्यापारी जो धन या लगाता है अपने व्यवसाय के लिए तो उसी को पूंजी करके नाम से संबोधित किया जाता है और यही पूंजी व्यापार का मुख्य दायित्व बन जाता है। और व्यापारी अगर अपने व्यवसाय से कुछ निकालता है, रकम, माल, तो उसको आहरण करके नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि व्यापारी का जो भी लेन देन है वह व्यापार से अलग रखा जाता है। और यही है लेखांकन की अस्तित्व अवधारणा। इस अस्तित्व अवधारणा में व्यापारी को उसके व्यापार से अलग माना जाता है। अगर व्यापारी को छोड़कर अगर दूसरा व्यक्ति जैसे व्यवहार करता है और उसके साथ हम जैसे भी उस व्यवहार का प्रभाव डालते हैं तो वैसे ही प्रभाव
व्यापारी ने भी व्यवहार करते समय उस पर भी डालना है। और इसीलिए ही व्यापारी को व्यापार से अलग मानने वाला जो सिद्धांत है, लेखांकन अस्तित्व की अवधारणा जो है, उसी को ही ध्यान में रखते हुए यदि व्यापारी अपने पूंजी पर ब्याज लगाता है तो व्यापारी के लिए तो आय हो सकती है, परंतु व्यापार के लिए हानि है। और इसी कारण से इस व्यवहार का प्रभाव किसी भी अन्य मदों पर नहीं पड़ेगा, सिर्फ पूंजी पर पड़ेगा। व्यापारी के लिए हम इसको पहले लाभ मानते हैं तो पूंजी पर ब्याज जुड़ेगा 10,000 रुपया। व्यापार के लिए हानि मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यही रकम घट जाएगी, क्योंकि हानि या व्यय घटेगा और आय जुड़ेगा। और इसी कारण से 1 लाख में से 10,000 रुपया जुड़ेगा भी, प्लस होगा और साथ में माइनस भी होगा, क्योंकि पूंजी पर ब्याज लगाना व्यापारी के लिए तो आय है, परंतु व्यापार के लिए व्यय है। और इसी कारण से इस व्यवहार का किसी अन्य मदों पर प्रभाव ना पड़ते हुए सिर्फ पूंजी नाम के कॉलम पे ही इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गया पूंजी पर ब्याज वाला व्यवहार। इस व्यवहार से कोई भी कॉलम अप्रभावित है, किसी भी प्रकार का कॉलम प्रभावित नहीं हुआ है, सिर्फ पूंजी का कॉलम प्रभावित हुआ है। फिर भी रकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जितनी रकम आई उतनी रकम गई है। तो ये था दूसरे नंबर का व्यवहार, पूंजी पर ब्याज वाला। फिर तीसरे नंबर के व्यवहार में बताया गया है कि निजी उपयोग के लिए इस व्यापारी ने रकम भी निकाली है और माल भी निकाला है। तो निजी उपयोग के लिए जितनी रोकड़ निकाली है उतनी रोकड़ में से माइनस करोगे, और जितने रुपए मूल्य का माल निकाला था उतना रुपए का मूल्य हम माल में से भी घटाएंगे। तो रोकड़ जाएगी 10,000, माल भी कम हो जाएगा 5,000, और इस प्रकार से पूंजी में से अमाउंट कितनी कम हो जाएगी। दोनों भी प्रकार का आहरण है, रोकड़ का आहरण एवं माल का आहरण। निजी उपयोग के लिए रकम निकालना है तो माल निकालना, जिसको हम आहरण कहते हैं। तो इस आहरण से उसकी पूंजी कम होगी, जितना ज्यादा आहरण करोगे पूंजी उतनी ही कम होगी। और इसी कारण से यहाँ पे इस व्यवहार का प्रभाव, रोकड़ गई है 10,000, माल जा चुका है, माइनस हो चुका है 5,000, और पूंजी कम हो चुकी है 15,000। तो आपके पास अभी रोकड़ उपलब्ध है 70,000 रुपए की। भवन वैसे का वैसे ही है, माल या तो स्कंध पे प्रभावित हो चुका है 5,000 का, इसलिए 10,000 में से 5,000 रुपए का माल कम हो गया, 5,000 रुपए का ही माल बचा, और पूंजी आपकी बन चुकी है 85,000 रुपए की। फिर उसके बाद अगला व्यवहार है आहरण पर ब्याज लगाया। अभी पूंजी पर ब्याज का जैसे प्रभाव पड़ा था, वैसे उसी का ही विपरीत प्रभाव आहरण पर ब्याज का पड़ेगा। आहरण पर ब्याज है व्यापारी के लिए व्यय, परंतु व्यापार के लिए आय। और इसी कारण से आहरण पर ब्याज जो भी लगाने के लिए बोला गया है, वह जो ब्याज है वह व्यापारी के लिए व्यय होने के कारण ये घटेगा, और व्यापार के लिए आय होने के कारण ये जुड़ेगा। इसका प्रभाव सिर्फ पूंजी कॉलम में ही दिखाना है, एक बार प्लस होगा, दूसरी बार माइनस होगा। व्यय समझ के माइनस करोगे, आय समझ के जोड़ोगे। और इसी कारण से 85,000 पर ये उसमें 1,500 रुपया घटाएंगे और 1,500 रुपया फिर से जोड़ेंगे। तो आहरण पर ब्याज का भी कोई भी प्रभाव किसी भी कॉलम में नहीं पड़ेगा। पूंजी पर भी सिर्फ नॉमिनल प्रभाव आपने दिखा दिया है, एक बार जोड़े है एक बार घटाए है, मतलब कि पूंजी भी अप्रभावित रही है, किसी भी व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे भी अमाउंट पहले थी वैसे अमाउंट आहरण पर ब्याज लगाने के बाद भी रहेगी। और फिर आगे का व्यवहार है भवन पर ह्रास लगाया। तो भवन पर ह्रास लगाने के लिए 2,000 रुपया पहले से निकाल के दिया है भवन पर ह्रास। अभी किसी भी प्रकार की संपत्ति पर ह्रास लगाते हैं, भवन एक संपत्ति है, स्थायी संपत्ति में इसको हम शामिल करते हैं। तो भवन पर ह्रास लगाना मतलब कि जो भी संपत्तियां हम इस्तेमाल करते हैं, जिन संपत्तियों का भी हम उपयोग करते हैं, उन संपत्तियों की झीज या क्षय होना स्वाभाविक होता है। और संपत्तियों का क्षय होना मतलब कि भविष्य में उन संपत्तियों का मूल्य कम होना, उसी मूल्य संपत्ति के मूल्य में जो होने वाली कमी है उसी को ही ह्रास करके बोला जाता है। इसी को हम मूल्य ह्रास या तो डिप्रेशिएशन करके हम बोलते हैं। तो भवन पर ह्रास लगाना मतलब कि व्यय होना होता है, संपत्ति में से भी मूल्य कम होगा क्योंकि संपत्ति का मूल्य कम होने वाला है इससे, इसलिए भवन में से उस अमाउंट को या उस रकम को हम घटाएंगे। साथ में व्यय हुआ है, हानि हुई है, ह्रास लगाना मतलब कि हानि हो चुकी है, इसलिए पूंजी में से भी यह रकम घटेगी और इसीलिए भवन का मूल्य भी कम हो जाएगा और पूंजी का भी मूल्य कम हो जाएगा। और इस प्रकार से ये
5 व्यवहार दिए हुए थे। 5 व्यवहारों के आधार पे हमने ये समीकरण बनाया है और इस समीकरण के आधार पे रोकड़ आपके पास अभी है 70,000 रुपये की। भवन आपके पास, भवन का मूल्य हो चुका है 8,000 रुपया, क्योंकि 10,000 रुपये का मूल्य का भवन था, परंतु भवन पर ह्रास आपने 2,000 रुपये लगाया है, इसलिए भवन का मूल्य हो चुका है 8,000। माल आपके पास बचा है 5,000 रुपये का और पूंजी बची है 83,000 रुपये की। पूंजी के अलावा अभी इस प्रश्न में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है, पूंजी ही है। दायित्व में कोई अन्य मद नहीं है, बाहरी दायित्व कोई भी नहीं है, पूंजी एक आंतरिक दायित्व है। और इसी कारण से अभी संपत्ति और दायित्व पक्ष का योग, रोकड़, भवन और माल, इन तीनों का योग करते हैं तो 83,000 आ चुका है, 83,000। और दायित्व में सिर्फ पूंजी है, पूंजी का भी योग दिख रहा है 83,000, 83,000। इस प्रकार से संपत्ति बराबर दायित्व लेखांकन समीकरण सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार से ये लेखांकन समीकरण बराबर संपत्ति और दायित्व समान दिखना, उसी को हम लेखांकन समीकरण करके बोलेंगे।